to RJ's story. Its title in Hindi. Godna. The tutu in English will be read straight afterwards by your over to you. Can I Do you want to stand up? sit or stand? Stand might be better. Thank you very much, friends. I don't know how much Hindi you will understand and how many people. Dr. Satya delivered a very good lecture and discussed about it. He discussed about the rural and uneducated and poor people, poor Dalits. But this story belongs to middle class urban Dalit. After independence, a little group of middle class has come up in India. What this class is facing, this is the atrocities of atrocities in rural area are different from in urban. So this story belongs to urban space. इसका हिंदी में नाम है गोदना. कुफ. वाकई ये काफ़ी पुराने हैं और बदरंग भी. जिम में प्रवेश करने और संभलने के कुछ ही क्षण बाद यही पहला विचार था. बारिश की किसी तेज बौछार जैसा या फिर उस स्थिति की तरह जिसमें कोई व्यक्ति किसी के बंद दरवाजे के सामने खड़ा हो और दरवाज़ा खुलते ही अचानक भीतर से कोई बाहर निकल बिना देखे बाल्टी भर पानी डाल दे. मुझ पर इस तरह अचानक बौछार करने वाला या बाल्टी भर पानी डाल भिगो देने वाला आखिर ये कौन था जो इस तरह प्रकट हुआ एकदम एकाएक. अपने इस पुराने और बदरंग जूतों की तरफ देखते ही मेरा ध्यान अपने हाथ पर गुदे नमो बुद्धाय जय भीम पर गया. यह गोदना मेरे दाएं हाथ में कलाई से थोड़ा ऊपर और कोहनी से कुछ नीचे के हिस्से पर था. बहुत पहले पिताजी ने यह गोदना अपने और मेरे हाथ पर छठ के मेले में गुदवाया था. हम अपने गांव गए थे जो बिहार के गया जिले में आता है. तब मैं सिर्फ 10 साल का था और दिल्ली के उसी सरकारी प्राथमिक विद्यालय को 5वीं कक्षा में पढ़ता था जिसमें पिताजी चौकीदारी की सरकारी नौकरी करते थे. तब ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन नहीं हुआ था जैसा आजकल है. हैरानी की बात यह है कि ऐसी ही जगहों पर जाने के वक्त मेरा ध्यान इस गोदने पर अचानक जाता था जैसे आज इन जूतों पर गया. खान मार्केट से बस 100 कदम की दूरी पर था यह जिम. भव्य जिम. जिस तरह यह मार्केट शानदार है, अर्ध चंद्राकार सी यह मार्केट शाम होते ही पूरे चांद की तरह दिप दिप दमकने लगती है. इस मार्केट के एक छोर पर सुजान सिंह पार्क है जो पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह के पूर्वजों की मिल्कियत है. दूसरे छोर पर विभिन्न सरकारी दफ्तरों से पिचपिचाता 11 मंजिला लोकनायक भवन है. तीसरे छोर पर अंग्रेज़ों के ज़माने की याद दिलाता एम्बेसडर होटल है और अंतिम छोर पर पृथ्वीराज मार्केट है. इसमें अधिकतर कारों के रिपेयर से जुड़ी दुकानें हैं या अन्य छोटी मोटी ज़रूरतों की चीज़ों से भरी दुकानें. खान मार्केट के वैभव के सामने किसी जर्जर पीले पत्ते की तरह कांति ही पृथ्वीराज मार्केट. जिम एन इसी पृथ्वीराज मार्केट के अंत में था. एक छोटे से सर्विस रोड के साथ जुड़ा हुआ. वहीं से शुरू होती है सरकारी अधिकारियों और वीआईपी बंगलों की कतार. यह नई दिल्ली नगर पालिका का क्षेत्र है. इसे साफ सुथरा रखना हमारी आपकी जिम्मेदारी है. इसी के आशय से मिलती जुलती इबारत का एक बोर्ड मैंने बाहर गेट के किनारे स्कूटर खड़ा करते हुए देखा था. गेट पर 20 कार खड़ी थी. इनमें से 2-4 गाड़ियों में ड्राइवर भी थे जो बाहर खड़े आपस में बातें करने में मशगूल थे. इनमें से कुछ काले, कुछ गेहूँए और एक आध गोरे रंग के भी थे. और इन कारों में एकॉर्ड, होंडा सिटी, शेवरले और स्विफ्ट भी थी. सबसे सस्ती हुंडई की सेंट्रो थी
मारुति 800 आश्चर्यजनक रूप से एक भी नहीं थी जिसे शहर में मजाक में बाबुओं की गाड़ी कहा जाने लगा था। पिछले 4-5 सालों में ऐसा हुआ। बाबू गाड़ी मतलब दीनहीन गाड़ी, यानी हाशिए पर जा चुकी गाड़ी। ड्राइवरों के रूप रंग और गाड़ियों के ब्रांड की बाद यह बात दूसरा विचार था जो मेरे मन में किसी चोर दरवाजे से दाखिल हुआ। यह पहले विचार जैसा प्रबल और झकझोर देने वाला नहीं था, क्योंकि यह जिम के गेट से बाहर की बात थी। वहाँ हम सब एक थे, एक बराबर थे। न मुझे उनकी कार से मतलब था, न उन्हें मेरे स्कूटर से। वह अपरिचय का अपार मीठा समंदर था जिसमें कभी मेरी आंखों में नमक लगने की गुंजाइश नहीं थी। यह महानगर की मनोनुकूल और मोहिनी मिठास थी, विष्णु के मोहिनी रूप की ही तरह मादक और मारक थी। मारक? मन कुछ पल के लिए ठिठक गया। हाँ, निसंदेह मारक भी। हम क्या करें आखिर? मन सिहरते हुए धीरे धीरे संभलने लगा। अपने मन को इसलिए चिढ़ाता हूँ मैं और कहता हूँ उसे अमीबा। क्षत विक्षत होने पर भी वह पुनः एक नया आकार ले लेता है, या कभी कभी तारीफ करते हुए उसे रक्त बीज कह देता हूँ तो वह बेसब्रा फूला नहीं समाता। मन अपने लिए अमीबा शब्द पसंद नहीं करता, और रक्त बीज, उफ, उसके लिए तो वह जान छिड़कता है, क्योंकि उसमें उसे अमीबा के नए आकार की जगह रक्त बीज का नया अवतार कहा गया। इसी से वह फूला फूला डोलता है देर तक। मैं मुस्कुरा गया अचानक। हेलो। सामने एक गद्दीदार कुर्सी पर बैठे युवक ने मुझे ऐसे मुस्कुराते हुए ही अभिवादन किया। हेलो, मैंने उसे जवाब दिया। कुर्सी पर बैठे युवक और मेरे बीच एक छोटी आयताकार मेज थी जिस पर लेनोवो का लैपटॉप और एक मोटा रजिस्टर था। अमीरी से दमकता गोरा चेहरा और उस पर कुल की निशानी के रूप में ऊंची तीखी नाक, उसके नीले रंग की ब्रांडेड शर्ट थी और लंबे करके पसारे हुए पाँवों में रिबॉक के झकाझक चमकते सफ़ेद जूते थे। मेज़ के नीचे उसके पसारे हुए पाँवों के ठीक सामने मेरे जूते थे। अपना असली हरा रंग वे कभी का खो चुके थे, बस एक हल्का हरापन वहाँ था। उसके जूतों की जगमगाहट के कारण मेरा मन फिर उसी दिशा में खिंचा। वाकई ये काफ़ी पुराने और बदरंग हैं। मैंने अपने पैर पीछे खींचकर कुछ दूरी बनाई। वह युवक उठा और उसने शिष्टता से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। आप यहाँ एडमिशन चाहते हैं? उसकी कलाई में एक सुनहरा ब्रेसलेट झूल रहा था। कम से कम 4 तोले का सोना होगा। मैंने मन में इस बात को तोल लिया। बिल्कुल। मैंने अनमने मन से उसका हाथ थामा। क्या चार्जेस होंगे यहाँ मंथली? वह उम्र में मुझसे 17-18 साल छोटा दिख रहा था। मुश्किल से 23-24 साल का रहा होगा, लेकिन उसने जिस आत्मविश्वास या कहूँ कि ठसक से हाथ बढ़ाया, मैं अपने आप को रोक न सका। हाथ बढ़ाते हुए सहसा मुझे अपने हाथ पर गोदना याद आया। मैंने भरसक हाथ को इस कोण पे रखा कि गोदना वाला भाग उसे दिखाई न दे। उसका इस तरफ कोई ध्यान नहीं था। बैठिए, कहते हुए उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया और खुद भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया। थैंक्स, मैंने सामने बैठते हुए कहा। क्या आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं? क्यों? इस प्रश्न ने मुझे थोड़ा विस्मित किया। असल में यह जिम हम नगर पालिका के केंद्र में चलाते हैं। हम टेंडर भरते हैं और जिसके रेट कम और फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं उसे ये टेंडर मिल जाता है। यह गवर्नमेंट का एरिया है, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ कंसेशंस हैं। उसने विस्तार से सब बताया। मैं समझता हूँ कि हिंदी के लिए ये काफ़ी है, अंग्रेज़ी में बाकी सब लोग सुन लेंगे। थैंक यू वेरी मच।